चलिए, तो इस बार सरकार जितना भी खर्च कर रही है पूरा, यानी जो करेगी 2023 से 24 के दरमियान में, तो उन्होंने जो है ये कहा हम 7 क्षेत्रों को देखते हुए ये खर्च करेंगे, यानी जितनी भी हमारी नीतियां होंगी वो 7 चीजों के इर्द गिर्द होंगी। अच्छा, और इन 7 चीजों के साथ साथ 3 विजन तो शामिल है ही हैं। नंबर 1, मैंने कहा आपसे, युवा शक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और नागरिकों के लिए अवसर पैदा किए जाएंगे। ये एक पहला विजन है अमृतकाल का। दूसरा, रोजगार सृजन में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि की जाएगी। और तीसरा, एक मजबूत यानी सुदृढ़ और स्थिर आर्थिक वातावरण तैयार किया जाएगा, यानी वैसे आर्थिक नियम कानून बनाए जाएंगे जिससे कि विवाद ना हो बल्कि लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़े। एक तो ये 3 है, एग्जाम में पूछ सकता है कि अमृतकाल के निम्न विजन में कौन सा विजन शामिल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तीनों ध्यान रखना, 3 ऑप्शन में दे देगा, एक चौथा कोई नया दे देगा वो। अब 7 प्राथमिकताएं क्या हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंचना, फिर नेक्स्ट अगला तीसरा जो हमें ध्यान देना है वो देना है युवा शक्ति पर, चौथा वित्तीय क्षेत्र, 5वां हरित विकास, 6ठा क्षमता उभारना और 7वां अवसंरचना और निवेश। पहले थोड़ा थोड़ा समझ लो इसका मतलब क्या है। समावेशी विकास का मतलब होता है सबका विकास, चंद लोग, चंद वर्ग के लोग आगे ना बढ़ें बल्कि बिना भेदभाव के सबका विकास हो, तो वो होता है समावेशी विकास। सरकार ने पहली प्राथमिकता बनाई है अपनी, और इन 7 प्राथमिकताओं को कहा गया है सप्तऋषि प्राथमिकता। तो पहले तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, वो पूछ लेगा सप्तऋषि प्राथमिकता में कौन सी प्राथमिकता शामिल नहीं है या कौन कौन सी शामिल है। तो पहली है समावेशी विकास, यानी सबका विकास। सबका बोले तो किसानों का, जनजातियों का, SC ST समुदायों का, ऐसे क्षेत्र जो ऐसे मतलब कि ऐसे लोग जहां तक ना शिक्षा पहुंच पा रही है, ना कौशल पहुंच पा रहा है, ना स्वास्थ्य सुविधा पहुंच पा रही है, उन सबका विकास करना, ये पहला उद्देश्य है। तो जितनी नीतियां शुरू होंगी वो किन किन के लिए होंगी? किसानों के लिए। जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच रही वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएंगे, शिक्षा सुविधाएं पहुंचाएंगे। दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंचना। अंतिम छोर का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऐसे क्षेत्र जहां तक बहुत सारी से चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहीं पे सूखा क्षेत्र है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हैं देखिए लोग जिन्हें शिक्षा वगैरह नहीं मिल रही है। तो अब दोनों, अच्छा ये आपस में जुड़े हुए हैं सब, मतलब आप ये मत सोचिए कि समावेशी विकास होगा तो वो बिना अंतिम छोर तक पहुंचे हो जाएगा। जब तक आप अंतिम छोर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक समावेशी विकास कैसे हो जाएगा। तो पहला तो है समावेशी विकास यानी सबका विकास, दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंचना, तीसरा है युवा शक्ति। युवा शक्ति के लिए कुछ ना कुछ करना है, क्या क्या करना है भी डिस्कस करूंगा। वित्तीय क्षेत्र में कुछ बात की गई है, हरित विकास की बात की गई है, मेन है देखिए हरित विकास। ठीक है, हम जितने भी प्रोजेक्ट चीजें कर रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सब किसके ऊपर आ रहे हैं? ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें बात करनी है, मेनली ऊर्जा के हम कौन कौन से साधन खोज रहे हैं, क्या क्या सरकार इस बार करने वाली है। लोगों में क्षमता का विकास करना, स्किल का विकास करना और देश में अवसंरचना और निवेश को बढ़ाना, ये 7 चीजें हैं। ये ऐसे याद नहीं होंगी, ये ऐसे याद होंगी जब एक एक को आप समझोगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं पहली प्राथमिकता, और वो क्या है आपका? वो है समावेशी विकास। ये परिभाषा वगैरह वो सब मैंने लिख दी है जिससे कि आप मेरे घर पे जाकर के पढ़ लो। समावेशी विकास का मतलब ये हो गया सभी का विकास, बिना भेदभाव के सबका विकास। समावेशी विकास के तहत सरकार ने निर्णय लिया है हम अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे। पहला क्षेत्र है स्वास्थ्य क्षेत्र। हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे। देश में लगभग नए 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट हो गया, लाइन खींचते चलना, साथ साथ पढ़ते चलना, क्योंकि यही डाटा ऐसे ही आ जाएगा एग्जाम में। सीट मिल गई सबको? कोई ऐसा है जिन्हें सीट नहीं मिली? पुश करो एक बार से, रोको इसे। क्या पुश किया था ना? पोस्ट किया था, ठीक है, हाँ ठीक है। तो समावेशी विकास मैंने बता दिया, सबका विकास। स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? नंबर 1, देश में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इससे क्या होगा? ये सिंपल सी बात है, नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे तो मेडिकल व्यवस्था दुरुस्त होगी, और दुरुस्त होगी तो सिंपल सी बात, लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी। नेक्स्ट अगला, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत। इंपोर्टेंट है, सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत की जाएगी। सिकल सेल, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आएगा साइंस में, सिकल सेल एनीमिया से आएगा कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। एनीमिया का मतलब होता है, सामान्य तौर पर हम जानते हैं एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी,
लेकिन एनीमिया खून की कमी नहीं होती है। अच्छा, बजट आराम से पढ़े, अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो कोई नहीं, कल कवर कर लेंगे, कुछ जल्दबाजी नहीं ना, काम का तो है ही है, अगर नहीं होता तो कल कवर कर लेंगे। आप अगर मेरे पे दोगे तो मैं निपटा दूंगा 15-17 मिनट में, लेकिन वो निपटाना हो जाएगा, ठीक है। और किसी पे बाध्यता थोड़ी है, कल मत आना। हाँ, एनीमिया क्या होता है? देखिए, मैंने आपसे बता दिया, एनीमिया का मतलब सामान्य तौर पे जाना जाता है कि रक्त की कमी एनीमिया होती है। यानी 5.5 लीटर अगर खून है वो 4 लीटर हो गया, वो एनीमिया नहीं। एनीमिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है ना, जब उसकी कमी होती है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। मैं कहूंगा हीमोग्लोबिन भी नहीं, समझिए, हीमोग्लोबिन का काम मेन होता है कि हीमोग्लोबिन जुड़ा हुआ होता है आरबीसी से, जो हमारी आरबीसी होती है। यानी जैसे हमारी कोशिका हो गई आरबीसी, इस आरबीसी से जुड़ा हुआ है हीमोग्लोबिन, और आरबीसी का काम क्या होगा, ये आरबीसी ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेगी और लेकर के शरीर के विभिन्न भागों तक छोड़ेगी। भाई, फेफड़ों से ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे जाती होगी? खून से। खून में कौन लेके जाता है? आरबीसी। आरबीसी पे ऐसा क्या होता है? आरबीसी पर होता है हीमोग्लोबिन, यानी सब चीजें जुड़ी हुई हैं। ब्लड में आरबीसी, आरबीसी पे हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जुड़ेगा ऑक्सीजन से, और फिर ऑक्सीजन बहेगी। अगर आरबीसी की, या मैं कहूं हीमोग्लोबिन की, ये क्षमता ऑक्सीजन को बहा करके ले जाने की कम हो जाए तो इसे हम बोलते हैं एनीमिया। अब एनीमिया कैसे होगा? आप कहोगे हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो अपने आप ही ऑक्सीजन कम जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को पकड़ के जो ले जाने वाली चीज है वो तो हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगी। अब मेन बात है कि हीमोग्लोबिन कम किस कारण से हो सकता है? तो हीमोग्लोबिन बनता है आयरन के कारण से। जितना आयरन खाओगे उतना हीमोग्लोबिन बनेगा, यानी आयरन की कमी तो हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी तो एनीमिया। लेकिन ये सिकल सेल एनीमिया नहीं है, ये तो साधारण एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल मतलब होता है हाशिया, और सेल मतलब होता है कोशिका। यानी जब आरबीसी, सामान्य तौर पे आरबीसी ऐसे होती है, फूली हुई रोटी के समान। फूली हुई रोटी के समान नहीं, बीच वाला भाग जो होता है ना, वो दबा हुआ होता है, यानी इस तरीके से होती है। कैसी? एल्फेनलीबे, हाँ कह सकते हो आप, ऐसे जे बालूशाही, बिल्कुल, मतलब आप बालूशाही कह सकते हो, बालूशाही के समान, बीच से दबी हुई और किनारों से ऐसे होती है, ठीक है। मतलब रोटी होती है ना, या आप कुछ भी ले हो गोल चीज और उसे बीच से दबा दो, ऐसे होती है आरबीसी। तो कई बार आरबीसी क्या हो जाती है ना, कुछ कारण से आरबीसी ऐसे हो जाती है, मुड़ करके इस तरीके से हाशियाकार हो जाती है, ठीक है, हाशियाकार। इसे एक तरीके से कुछ हद तक जेनेटिकली माना जाता है। तो ये हाशियाकार हो जाती है, और जब ये हाशियाकार हो जाती है तब ऐसे में ये हीमोग्लोबिन को नहीं जोड़ पाती, यानी इससे हीमोग्लोबिन नहीं जुड़ता। हीमोग्लोबिन नहीं जुड़ेगा तो ऑक्सीजन का वहन नहीं होगा, और ऑक्सीजन का वहन नहीं होगा तो क्या होगी? एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बहुत बड़ी समस्या है, और इस सिकल सेल एनीमिया को दूर करने के लिए मिशन शुरू किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, बजट में ये प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, बजट 2023-24 में क्या क्या प्रस्तावित है, और उठा के दे देगा कहीं से भी कुछ 2-3 पॉइंट, इसकी जगह और कुछ कर देगा सिकल सेल एनीमिया की जगह। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्य शुरू किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल समझते हैं? फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ वगैरह जितनी भी होती हैं, तो ये दवाइयाँ बनने, ये सब चीज इन काम के लिए जो है वो, इन अनुसंधानों के लिए जो है वो सरकार जो है सहायता उपलब्ध कराएगी। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए क्या बोलते हैं, वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाएगी। नेक्स्ट है आईसीएमआर, जानते हैं ना, चर्चा में रहा कोविड के दौरान, आईसीएमआर 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 रहा ना। इसका मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। अच्छा, क्यों किया गया जा रहा है ये समझ रहे हैं? कोविड जैसी समस्या आगे भी आ सकती है ना, तो आईसीएमआर की जो चुनिंदा प्रयोगशाला हैं देश भर में, उन प्रयोगशालाओं में बढ़ावा दिया जाएगा। नए चिकित्सीय सुधारों को, जो भी मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च वगैरह हो रही हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। खैर, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बातें ये ध्यान रखिएगा। क्लास के बीच में किसी को भी खड़ा करके कुछ भी पूछ लूंगा, जितना पढ़ाते हुए चल रहा हूं, मेरी बात ध्यान रखना। इसलिए ऑप्शन एक ही है, यहां देखना, दूसरा ऑप्शन है अपने उसमें देखना।
जो नोट्स है, मैं पूछ लूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। और यकीन मानना भगाऊंगा तो हुई हूं, पैसे भी लूंगा इसके 3 रुपए। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले के पास कितने का माल चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पढ़ने के वाले के पास तो चमन्नी नहीं छोड़ता मैं। ठीक है, अगला है शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, याद आ गया क्या क्या कर रहे हैं। पहला सिकल सेल एनीमिया के लिए वो चलाएंगे। दूसरा 157 नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। अगला आईसीएमआर की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में रिसर्च को बढ़ावा देंगे और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो भी रिसर्च है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लो, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना होने वाली है भाई। लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब ठाकुरद्वारा में या कहीं भी हम देखते हैं, लाइब्रेरी का मतलब होता है बैठने के स्थान से। लाइब्रेरी का मतलब होता है जहां पर आपको स्रोत मिलते हैं, पढ़ने के स्रोत, उसे कहते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी पुस्तकालय की स्थापना होगी, यानी सरकार जो है वो किसी ना किसी माध्यम से आप तक डिजिटल लाइब्रेरी पहुंचाएगी। किसी ऐप वगैरह के माध्यम से आप सर्च करोगे, खोलोगे, दुनिया भर की किताबें वगैरह आपको उस पर मिलेंगी। जो पढ़ना है आप उससे डिजिटल तरीके से पढ़िए। चेंज हो रही है, युग चेंज हो रहा है, सब चीजें डिजिटल हो जाएंगी धीरे धीरे। तो एक इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना। पंचायत और वार्ड के स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित। सरकार का प्रस्ताव है कि जो आपके पंचायत हैं, जो वार्ड हैं, उनके स्तर पर जो है वो क्या खोले जाएं, लाइब्रेरी खोली जाएं, बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुत्थान, तो ये तो करना ही है, जो शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। यार इसमें इंपॉर्टेंट 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, पंचायत के लेवल पर लाइब्रेरी खोलनी है, ठाकुरद्वारा में तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसका रीजन है पहले से इतनी है। ठीक है, गांव वगैरह में फिर भी लाइब्रेरी की जरूरत है, लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और दूसरा है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना। अगला है कृषि क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं। तो कृषि क्षेत्र को एक बार देख लेते हैं हम लोग, कृषि क्षेत्र में क्या क्या करने वाली है सरकार। स्वास्थ्य क्षेत्र में पता है क्या करने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में समझ में आया क्या करने वाली है। कृषि के क्षेत्र में नंबर 1, व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना करी जाएगी। भंडारण समझते हैं ना, अभी सब किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, टमाटर पैदा किया, बेचना पड़ेगा मंडी में, चाहे सस्ते दाम, चाहे कूड़े के भाव में जा रहा हो, बेचना पड़ेगा। रीजन है रखेंगे सड़ जाएगा। कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, यानी भंडारण क्षमता रख पाए, जब मन हो तब उसको बेच दें। इस सिस्टम को डेवलप किया जाना है और ये सिस्टम डेवलप होना भी चाहिए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्टार्टअप क्या होते हैं जानते हैं आप। स्टार्टअप होते हैं, आप कहोगे हाँ, किसी भी क्षेत्र में कोई नई पहल। फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अनअकैडमी है, एक तरीके का स्टार्टअप है। जैसे यातायात की समस्या को दूर करने के लिए ओला आ गया, ओला कैब क्या है, स्टार्टअप है। ठीक है, रूम वगैरह की सुविधा को खत्म करने के लिए ओयो आ गया, स्टार्टअप। लेकिन कोई भी पहल या कोई चीज शुरू की जाए वो हमेशा स्टार्टअप नहीं रहती, वो केवल शुरू में स्टार्टअप रहती है। मतलब समझ रहे हैं, कुछ समय वो स्टार्टअप रहेगी, उसके बाद में प्रॉपर वो क्या बन जाएगी, कोई बड़ी कंपनी बन जाएगी। जितने भी आप देख रहे होंगे ना, जो आपका एक वो आ रहा है सीरियल शार्क टैंक, तो शार्क टैंक में वो जितने लोग आते हैं ना, जो पिच देते हैं, वो सब ज्यादातर स्टार्टअप वाले हैं। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई केले का चिप्स बना रहा है, कोई और कुछ बना रहा है, तो कुछ से कुछ लोग बना रहे हैं, वो स्टार्टअप है। ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा। गांव में लोग सोचे क्या नया हो सकता है, उस काम को गांव में शुरू करें और जिससे कि आगे चल के वो बड़ी कंपनी बने। आपको लग रहा है आपका गांव फेमस है टमाटर उगाने के लिए, तो गांव में कुछ ऐसा आप टमाटर से सॉस बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं, कोई ऐसा खाद्य प्रसंस्करण करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दें जिसको आप अमेरिका एक्सपोर्ट करें। ऐसी सभी चीजें उनको बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास होगा। देखिए, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभी किसानों की समस्या सबसे बड़ी क्या है। किसानों को देखिए, अभी पुराना पैटर्न चल रहा है। पुराना पैटर्न क्या बुना है, कब बुना है, वो उसी के अनुसार चल रहा है। समय बदल गया,
नए नए बायो फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, बीमारियां नहीं आ रही हैं, पेस्टिसाइड के बारे में किसानों को पता चलना चाहिए, नई नई फसलें आ चुकी हैं, बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनमें उत्पादन और इनकम ज्यादा है। तो कोई ऐसा डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे किसान जाएं, अपनी जानकारी, अपने हितों की जानकारी, कोई किसानों को मिलने वाली सहायता है, सब्सिडी है, या फिर कौन सी फसल बोएं, मौसम कौन सा बढ़िया है, किस बीमारी के लिए क्या चीज हो, ऐसा कोई एक बढ़िया प्लेटफॉर्म उनको मिलना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने कहा कि हम डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास कर रहे हैं, मतलब करेंगे, जिससे शिक्षाप्रद समाधान हो सके, जो भी समस्याएं हैं किसानों की उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम कह रहे हैं, हम बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, जो उच्च कीमत की बागवानी फसलें हैं, बागवानी फसलें समझते हैं, ये सब्जी फल ये सब बागवानी, जो उच्च कीमत की बागवानी फसलें हैं जिनसे किसानों को प्रॉफिट होगा, उनको हम प्रोत्साहित करें, किसानों से कहें भैया ये वाली फसल को उगाओ, इसकी ज्यादा डिमांड है। तो उसके लिए क्या शुरू किया जाएगा, आपका बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है, लाइन खींच लेना, पूछ सकता है। उद्देश्य क्या है, उच्च कीमत की बागवानी फसलों को बढ़ावा देना। इससे होगा क्या, इससे होगा ये, इनकम बढ़ेगी किसान की इनकम बढ़ेगी तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और ऐसी बागवानी फसलें जो हमें आयात करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे फल हैं जो इंडिया में नहीं होते, हम बाहर से मंगाते हैं, उनका रेट ज्यादा है, तो कम से कम हमें वो अपने ही मिल जाएंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन क्षेत्र को ऋण आवंटन में वृद्धि करी जाएगी। भाई सबसे बड़ी बात है, ऋण आवंटन जम के करा जाएगा। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे पढ़ाई नहीं करेंगे तो 10 गाय लेके पाल लूंगा, भैंस लेके पाल लूंगा, या मच्छी पाल लूंगा, मच्छी मार लूंगा, या फिर ये सब। तो भाई सरकार कह रही है हम इस पे ध्यान देंगे, हम इन्हें ऋण आवंटन करेंगे। देख लो मुर्गी पालन वगैरह अगर खोलने की सोच रहे हो तो ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ सोचा है, ठीक है, किसानों का समाधान करने की सोचा है, डेयरी क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में ऋण आवंटन के बारे में सोच रहे हैं, बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के बारे में सोचा गया है, ठीक है। तो ये काफी चीजें हैं जो सरकार करने वाली है। अगली एक जो इंपॉर्टेंट बात है, भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना है। मिलेट क्या होता है, कोई बताएगा? मिलेट को बोलते हैं कादन, यानी पोषक अनाज। बात समझ रहे हैं? यानी ऐसे अनाज जो पोषक तत्वों के धनी हैं। तो मेनली हमें क्या करना है, मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाना है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन जो पौष्टिक अनाज होते हैं उनका हम करते हैं, हमें भारत को ऐसा केंद्र बनाना है। अभी कैसे बन जाएगा, ऐसे तो बन नहीं जाएगा, तो उसके लिए किसान उत्पादन करें। लेकिन किसान कैसे, उन्हें बीज तो मिले, उसके लिए एक आपका अनुसंधान संस्थान है जिसे हम कहते हैं भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान। एग्जाम में ये पूछ लेगा भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो हैदराबाद है। लेकिन ये क्वेश्चन बजट से जुड़ा हुआ है, आपको लगेगा अनुसंधान पूछ लिया, क्वेश्चन बजट से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन एग्जाम में वो नॉर्मल तरीके से आ जाता है। ये हैदराबाद में है। तो सरकार ने कहा कि हम क्या करेंगे, जो भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान है इसको प्रोत्साहित करेंगे, यानी इसको सहायता उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि ये देश में मिलेट उत्पादन को, जो मिलेट उत्पादन है उसको बढ़ावा मिले और भारत विश्व में मिलेट उत्पादन केंद्र बन सके। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट है अगला। अरे जितने भी ये मिलेट, मतलब जितने भी ये दालन वगैरह ये सब होती है ना, ये जो भी आपके पौष्टिक अनाज होते हैं, दलहन वगैरह जिसमें प्रोटीन की मात्रा हाई है, ये सब मिलेट के अंतर्गत आते हैं। हाँ, कहां बताए? श्री अन्न, श्री अन्ना, ये श्री अन्न है, श्री अन्न, यानी हमें भारत को केंद्र बनाना है मिलेट उत्पादन का। तो इसे जो नाम दिया गया है ना, वो दिया गया है श्री अन्न। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, श्री अन्न पहल जो है, ये पहल का नाम श्री अन्न है ना, श्री अन्न पहल संबंधित है। तो आप कहेंगे पौष्टिक अनाज को बढ़ावा देने से। पौष्टिक अनाज यानी कादन हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है, या सीधा आ जाएगा मिलेट, इंग्लिश में देख लेना, मिलेट को बढ़ावा देने से, यानी उसका उत्पादन को बढ़ाने से जुड़ा हुआ है श्री अन्न। ठीक है, अब बात करते हैं समावेशी। अभी केवल एक सप्तऋषि में से केवल एक बताया मैंने तुम्हें। समावेशी विकास के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य क्षेत्र में बताया क्या कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं पता है, कृषि के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं पता ना, अभी डिस्कस किया मैंने।
अब है समावेशी विकास की अभी तक उपलब्धि, हमने क्या किया, अभी तक क्या कर दिया है। सरकार कह रही है हमने ग्रामीण घरों में 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन दे दिए, 9 करोड़ कनेक्शन दिए हैं, ठीक है। अब ये सब ना एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा वो कि अभी तक भारत में कितने घरों में कनेक्शन दिया जा चुका है, कितने में क्या किया जा चुका है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सरकार कह रही है 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन हम लोग जो है वो दे चुके हैं। दूसरा 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते खुल चुके हैं। आपको पता है ना जनधन योजना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप आपके पीछे जो मास्क लगा रखा है, हाँ आपके पीछे जी, खड़े हो जाएं। पहला दिन है, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। आप ये बताइए भारतीय मिलेट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? शांत रहना सब लोग। हैदराबाद है। कितने नर्सिंग कॉलेज जो है वो खोले जाने हैं? 157, ठीक है, बैठ जाओ। नेक्स्ट, तो मैं क्या कह रहा हूं कि कितने ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन 9 करोड़, कितने जनधन खाते खोले जा चुके हैं? 47.8 करोड़, लगभग 48 करोड़। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अब देखो तुम्हें क्या करना है, घर पे जाके, ये काम मैं नहीं करूंगा, ये तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें ये पढ़ना है। क्या ये जनधन योजना क्या है, कब शुरू हुई, डेट, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट हो गई एग्जामिनर के लिए। पूरा पेपर ही बन जाते हैं बजट से, पता नहीं चलता कि कहां से आ गया। अगला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तैयार कर लेना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तैयार कर लेना। ये क्या थी, ये शुरू हो तो बात पहले ही हो गई इनकी, ठीक है, पिछली लोकसभा के दौरान ही शुरू हुई है सब, लेकिन आप इसको पढ़ लेना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर, ये बड़ी बात है। 47.8 करोड़ लोगों ने जनधन खाते खुलवाए और उन खातों के सहारे हमने लगभग 44 करोड़ लोगों को क्या कर दिया, मतलब ये कवर किया है, उनको बीमा कवर हमने दिया। पढ़ा रहा था ना पिछली क्लास में इकोनॉमिक्स की समावेश, वित्तीय समावेश, समझ रहे कैसे लिंक है, पहले ये मिले फिर उसके बाद ये मिले। अगला है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, इंपोर्टेंट है स्वच्छ भारत मिशन, तैयार कर लेना, घर से नोट कर लेना, इसे पढ़ लेना। 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए। ये भारत की उपलब्धियां हैं, समावेशी विकास की उपलब्धियां। जो कह रहे हैं क्या किया है भारत ने अभी तक, तो ये किया है अभी तक का मतलब ये पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया है। आप देखते रहिए सब चीजों को, आंकड़े मिलते रहेंगे। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। आपको पता है उज्ज्वला योजना के हमने चरण शुरू करे थे। पहला चरण जिसके तहत 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने थे, फिर हमने उसको 8 करोड़ कर दिया था, फिर बढ़ाए गए 1 करोड़, फिर शुरू किया गया उसका दूसरा वो चरण। इस उज्ज्वला योजना के तहत कितने, 9.6 करोड़, ठीक है। पीएम किसान, आपको पता है पीएम किसान योजना के तहत किसानों को किस्त दी जाती है, पैसा वगैरह वो सब दिया जाता है। तो पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण हुआ है, पैसा ट्रांसफर किया गया है। लगभग 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2.2 लाख करोड़ पैसा ट्रांसफर किया गया है। किस्त आई ना, 11वीं किस्त, 12वीं किस्त, इस तरीके से इतना पैसा किसानों को मिला है, ठीक है। तो आप समझिए उपलब्धियां क्या हैं। आप सोचिए कितने को पेयजल कनेक्शन मिला, ठीक है, जनधन खाते कितने खोले गए, कितनों को बीमा कवर मिला, कितनों को पारिवारिक शौचालय मिला, कितने एलपीजी कनेक्शन खोले गए, कितने जो है पीएम किसान के तहत किसानों को जो है वो आपका ये लाभ मिला है, ठीक है। तो ये सब उपलब्धियां हैं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। वो ये पूछ लेगा कि अभी तक कितने एलपीजी कनेक्शन ये किए जा चुके हैं, ये किया जा चुका है, वो यहां से कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको तैयार कर लेना भाई, ठीक है। मेरे को बता देना अगर क्लास हो तो। नेक्स्ट, कम से कम 2 प्राथमिकता तो पढ़ लो 2 प्राथमिकता तो पढ़ लो, ठीक है। क्या कह रहे हो, खुद ही पढ़ लेंगे हम तो, नहीं इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, जल्दबाजी मत करना। मैं क्या कह रहा हूं, 2023 में कोई भी एग्जाम दोगे ना, तो आपको बता रहा हूं करंट एक अलग की चीज है। आपको हर एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, यहां से ज्यादा भी मिल सकते हैं, कुछ नहीं पता,
क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा है, सिस्टम ऐसा है। अगला है, पहली मैंने बताई थी ना, पहला क्या था, समावेशी विकास, दूसरा था अंतिम छोर तक पहुंचना। अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया है, नंबर पहला, जनजातीय समूह के लिए हमने क्या क्या किया है। जनजातीय समूह के लिए देखिए हमने पहले तो यह ध्यान रखना, पीबीजीटी मिशन क्या है, पीवीटीजी, इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेगा या ऐसे ही आ जाएगा, पीवीटीजी मिशन क्या है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन की शुरुआत की गई। पीवीटीजी का मतलब है, मतलब एक कोई विशेष समुदाय, यानी कोई पार्टिकुलर ट्राइब्स, तो यानी पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कोई विशेष कमजोर जनजातीय वर्ग, ये इसका मतलब है। तो मिशन की शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन की शुरुआत। पीवीटीजी का अर्थ है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। अब क्या है मिशन के बारे में समझिएगा। इस मिशन के तहत परिवार और बस्तियों को सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य, सड़क, दूरसंचार, कनेक्टिविटी, वो दुनिया भर की चीजें जो है वो मुहैया कराई जाएंगी। खास करके किन परिवारों को और किन बस्तियों को, जो कि विशेष जनजातीय वर्ग के हैं और कमजोर हैं, यानी जनजातीय लोगों के लिए है। भाई बहुत सारी जनजातियां ना जंगलों में रहती हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहती हैं, बेचारे रह रहे हैं, तो उनके लिए सब चीजें जो हमें मिल रही हैं, चलने के लिए सड़क, स्कूल, कौशल हो गया, पेयजल हो गया, वो सब चीजें जो है वो उनको मुहैया कराई जाएंगी इस मिशन के तहत। मिशन का नाम है पीवीटीजी। इसके अलावा 740 एकलव्य आदर्श स्कूल जो है, उन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, खास करके इन जनजातीय समुदायों की बच्चों की सेवा करने के लिए, यानी उनको पढ़ाने के लिए। आपको पता होगा एकलव्य स्कूल किनसे जुड़े हुए हैं, जनजातीय बच्चों के लिए है। ये आवासीय स्कूल हैं जहां पे जनजातीय बच्चे आकर के अपना रह करके अपनी पढ़ाई करें। तो ये एकलव्य जो आदर्श आवासीय स्कूल होते हैं, ये जनजातीय लोगों के लिए हैं। इस वाले बजट में ये वाली बात कही गई कि लगभग जो जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए 3.5 लाख बच्चे हैं, उनकी सेवा करने के लिए 740 एकलव्य स्कूलों में लगभग अप्रोक्सीमेट 38,000 शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। समझ रहे हैं? अब पता चल रहा है सरकार क्या क्या कर रही है। जब उस तरीके से पढ़ते ही नहीं तो समझ में भी नहीं आता क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है। ठीक है, तो जनजातीय समुदाय के लिए दूर दराज क्षेत्र पहुंच रहे हैं ना, जनजातियों तक पहुंच रहे हैं, यही तो है अंतिम छोर तक पहुंचना। नेक्स्ट, अगला, सरकार ने कहा सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए भी हम पैसा देंगे। कर्नाटक में जो सूखा क्षेत्र है, मेनली ये भद्रा परियोजना के तहत आता है, तो जो सूखा क्षेत्र है वहां कहा गया कि कर्नाटक का जो सूखा क्षेत्र है वहां पर हम सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देंगे। सिंचाई कौन सी होती है? 2 तरीके की। एक सिंचाई तो पानी भर दिया एक साथ, जहां पानी ज्यादा होता है ना उधर वही काम होता है। जो लोग पानी के धनी होते हैं तो उधर पानी खोल दिया खेत में और सब उखड़ गए, गेहूं वगैरह सब पौधे सब उखड़ गई। जहां पानी की कमी होती है ना वहां सूक्ष्म सिंचाई होती है। सूक्ष्म सिंचाई में हम किस किस की बात करते हैं? बूंद बूंद करके सिंचाई, यानी वो पाइप से एक एक बूंद गिरती रहती है, मतलब केवल जड़ तक पानी पहुंचता है, वेस्ट नहीं होता। ठीक है, ऐसे बहुत सारी है, फुहारा वाली आती है, ऐसी बूंद बूंद वाली सिंचाई होती है। ये सब सिंचाइयां आती हैं सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत। तो सूखा, कर्नाटक के सूखे क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो क्या कर रही है, लगभग 5300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, यानी लगभग 5300 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। देखो सूखे में लोग रह रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं हम लोग। अन्य पहल क्या है? अन्य पहल, पहला है, अभी पीछे आपको पता होगा शुरू की गई थी आकांक्षी जिला कार्यक्रम। राज्य में कौन सा जिला है किस स्तर से सुधार कर रहा है? बोले अब इसी की तर्ज पर, इसकी सफलता के बाद शुरू किया जाएगा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। जिले के अंतर्गत ब्लॉक होते हैं ना, अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ब्लॉकों में कंपटीशन, कौन सा ब्लॉक आगे बढ़ रहा है, कैसे क्या क्या कर रहा है, स्त्रियों के मामले में और बाकी के मामले में कौन बेहतर कर रहा है, अवसंरचना के मामले में कौन बेहतर कर रहा है। तो अभी तक जिला आकांक्षी कार्यक्रम चल रहा था, अब उसकी तर्ज पर ही जो है
उसकी सफलता के बाद आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और जिसके तहत 500 ब्लॉकों को कवर किया जाएगा और इनमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल अवसंरचना का विकास किया जाए। कितने स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जाम में क्या आएगा? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत बजट 2023-24 में कितने ब्लॉकों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी? कितने? 500। नेक्स्ट अगला है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत श्री। भारत श्री क्या है? यह क्वेश्चन आ जाएगा, भारत श्री क्या है? तो डिजिटल रूप से जितने हमारे प्राचीन अभिलेख हैं, बहुत प्राचीन अभिलेख, मतलब केवल अभिलेख नहीं, वो पांडुलिपि, जितनी भी पुरानी चीजें लिखी हुई हैं, उन सबका डिजिटलीकरण किया जाएगा और उसका डिजिटलीकरण करके लगभग 1 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करके और उन्हें रखा जाएगा डिजिटल रूप से। और ये जो इनका डिजिटलीकरण किया जाएगा ना एक साथ, इसका नाम है भारत श्री। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, भारत श्री क्या है? तो क्या है भारत श्री? क्या होगा? भारत श्री होगा पुरानी जो पांडुलिपियां है, अभिलेख है, उनका डिजिटलीकरण। तो उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा सबको एक साथ भारत श्री के नाम से, और फिर उसे जो है वो डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय के रूप में, मतलब डिजिटल संग्रहालय के रूप में उसे रखा जाएगा। देखो सब चीजें क्या हो रही हैं? डिजिटल हो रहा है सब चीजें, ठीक है। कैसे? मतलब वही मैंने समझिए, लेख का मतलब होता है लिखी हुई बात से। पत्थर से मत समझो कि पत्थरों को फोटोकॉपी निकाल, नहीं, लिखी हुई बात। पांडुलिपि होती है हाथ से लिखी हुई लिपियां, पांडुलिपियां भोजपत्र पे लिखी जाती थी या ताम्रपत्र पे लिखी जाती थी। भोजपत्र जो है ये हिमालय पे वनस्पति पाई जाती थी, तो उसपे जो है उससे जो तना वगैरह होता था ना, उससे उखेड़ा जाता था, जो एक प्रकार का पत्र होता था, तो उससे बनाई जाता था आपका भोजपत्र, उस पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियां हैं, हाँ, तो पांडुलिपियां वो होती थी जो हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरी प्राथमिकता अवसंरचना और निवेश। 7 हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं फिर कल का दिन दे सकता हूं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। कल का दिन कर लें, वैसे भी तो पढ़ते ही हो, ठीक है। अच्छा ऐसे 1 मिनट बैठो भाई, कोई बात नहीं, ऑफ कर दिया ना। अच्छा आप में से ऐसे